नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सीटेट, एसटेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, यूपी टेट, सीटेट, एसटेट या पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का जिसमें भी जीएस पूछी जाती है, यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आरओ और एआरओ का प्रैक्टिस सेट भी लेके आए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 4 जीएस के और 4 हिंदी के दोस्तों। दोस्तों जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है ऐसा नहीं है कि केवल आरओ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आरओ, एआरओ, पीसीएस या कोई भी वनडे एग्जाम होता है, सबके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है दोस्तों और ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग अपने जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। दोस्तों हड़प्पा के स्थल हैं और उनकी स्थिति, हड़प्पा के स्थल कहाँ हैं उनकी मिलान करना है दोस्तों। तो सुरकांगेडोर, सुरकोटड़ा, कालीबंगा और राखीगढ़ी हम लोग दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, पढ़ चुके हैं पहले भी क्लास में। तो सी का दोस्तों एक हो जाएगा, तो दोस्तों सी में केवल एक में ही एक है, लेकिन तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो ऑप्शन सबसे आसान होता है वही हमको मिलान करते हुए चले जाना होता है, चाहे एग्जाम में चाहे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों सुतकांगेडोर कहाँ पर है? सुतकांगेडोर दोस्तों दक्षिणी बलूचिस्तान में है और सुरकोटड़ा दोस्तों गुजरात में है सुरकोटड़ा, और राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में है। ये रहा सुतकांगेडोर हम लोगों का, यहाँ पर ये सुतकांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में दोस्तों। ये रहा कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में। और ये रहा राखीगढ़ी दोस्तों, राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये है राखीगढ़ी, मतलब राखीगढ़ी हरियाणा में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बनावली है, ये बनावली, बनावली भी हरियाणा में है और ये कालीबंगा राजस्थान हो ही गया है दोस्तों, ठीक है। और ये सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैप है, इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा? तो उत्तरी स्थल मांद है दोस्तों। मांद कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिणी है दोस्तों दायमाबाद, ठीक है, ये देखना है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है दोस्तों? सुतकांगेडोर है दोस्तों। अभी जो सुतकांगेडोर हम लोग देखे थे दक्षिणी बलूचिस्तान में था, वो है। और सबसे पूर्व में दोस्तों आलमगीरपुर है। और इसमें नदियां भी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। तो जो मांद है वो चिनाब नदी के किनारे है और जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर है ये दाश्क नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है हम लोगों को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? पुराणों के संकेतक है। 18 पुराण होते हैं, पुराणों में इन इन विषयों पर सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित इन आधार पर विषयों का विभाजन किया गया दोस्तों, ठीक है। 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? जाहिर सी बात है प्रथम बौद्ध संगीति 2143 दोस्तों, डी ऑप्शन इसका। दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन इनमें से। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी लगभग 250 ईसा पूर्व में, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुई थी दोस्तों। प्रथम शताब्दी में हम लोग देखते हैं 78-72 ईस्वी में क्या होता है? कनिष्क का शासन काला जाता है। और जो 483 ईसा पूर्व होता है ये भी पूछ लेता है कि ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान पूछता है कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। कुंडलवन को कनिष्क से आप जोड़ सकते हैं क्योंकि कनिष्क कहां से आया था? पश्चिम एशिया या मध्य एशिया की तरफ से हम लोग कह सकते हैं आया था। तो कनिष्क और कुंडलवन कहां है? कुंडलवन कश्मीर में। तो जाहिर सी बात है कुंडलवन उत्तरी हिस्सा पड़ जाएगा और वहां पर इसने कराया था, ये हम लोग देख लेते हैं। और जो राजगृह था प्रथम, पहले पाटलिपुत्र, पहले मगध साम्राज्य इंपॉर्टेंट था, तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह हुआ करती थी और राजगृह में ही किसने कराया था? महाकश्यप उस समय अध्यक्षता कर रहे थे और अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कराया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक कराया था, राजा था, और कालाशोक वैशाली में कराया था दोस्तों। उसके बाद उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? साबक मीर या साबक कामिक थे। और तीसरी अशोक, अशोक से संबंधित आप पाटलिपुत्र समझ सकते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र अशोक के समय महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। और मोगलीपुत्र तिस जो होते हैं ये अशोक के समय में जो बौद्ध संगीति होती है उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है। और इसके ऊपर हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे, जो बुद्ध के जन्म से संबंधित था वो कमल और सांड कहते हैं। जैसे बुद्ध का जन्म हुआ तो कमल खिल गया, है कि नहीं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। गृह त्याग, गृह त्याग उनका संबंधित जो प्रतीक चिन्ह घोड़ा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, घोड़े पे बैठकर घर छोड़ दिया। जन्म हुआ तो कमल खिल गया,
घोड़े पे बैठकर घर छोड़ दिया, है कि नहीं? ज्ञान का संबंध उनके पीपल के वृक्ष से है, बोधि वृक्ष। बोधि का मतलब ज्ञान होता है और उसी जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे, उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। पदचिन्ह उनका जो है निर्वाण का संकेतक, स्तूप है ये मृत्यु का संकेतक है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमको पता होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दोस्तों? द्वितीय शिलालेख में। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे चेर, केरलपुत्र, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, ये सारी चीजें आ जाती है। इन सबका वर्णन द्वितीय शिलालेख में किया गया। ठीक है, ये ध्यान देना है। निम्न मंदिरों में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा मंदिर। दोस्तों, हम लोग यहां से देखते हैं, जो बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर है, ये चोलों के द्वारा बनवाया गया था। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी चोलों के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों, जो बृहदेश्वर मंदिर था, ये राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और जो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर था, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और जो राजराज प्रथम था, वो राजेंद्र प्रथम के पिता थे। तो जाहिर सी बात है, जो बृहदेश्वर मंदिर आएगा वो 2 के पहले आएगा। मतलब इसमें, मतलब ये वाले एक पहले आएगा फिर 2 आएगा दोस्तों, है कि नहीं? ये ध्यान देंगे। लेकिन महाबलीपुरम और सप्त पैगोडा में दोस्तों क्या है कि ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है 3 और 4 जो है पहले आएगा 1 और 2 के। तो हम ये देख लेते हैं, यहां से ऐसे हम लोग मिलान कर सकते हैं। मतलब अगर हमको कुछ थोड़ा सा भी जानकारी है तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं, 3, 4, 1, 2 के पहले आना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3, 4 ये नहीं होगा, 3, 4 ये भी नहीं होगा, 3, 4, 1, 2 के पहले ये भी नहीं होगा, 3 और 4 देखिए 1, 2 के पहले है तो यही सही हो जाएगा। अब हमको 3, 4 में मान लीजिए कंफर्म नहीं पता हो तो भी यहां से निकल गया तो 4 पहले हो जाएगा। 4, 3, 1, 2, ये तो हमने 1, 2 कंफर्म कर ही लिया था दोस्तों। ऐसे हम लोग ऑप्शन सारे कर लेते हैं मिलान वाले में या सही कालानुक्रम में। अगर हमको 2 भी पता होता है तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे। ये दोस्तों है सप्त पैगोडा मंदिर। सप्त पैगोडा मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया दोस्तों। ठीक है, ये देखते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें सप्त पैगोडा में 7 मंदिर हैं। ये जैसे 5 पांडव थे ना, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये 5 मंदिर थे। ये 5 भाई थे, ये 5 मंदिर उनको समर्पित है। और जो 2 मंदिर थे सप्त पैगोडा चूंकि कहा जाता है, एक जो द्रौपदी थी उनका मंदिर है और एक वहां की स्थानीय देवी वल्यान कुट्टी थी दोस्तों, तो उनसे संदर्भित है। और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें सबसे बड़ा मंदिर किसका था? तो सबसे बड़ा मंदिर युधिष्ठिर का था और सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का था दोस्तों। ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, और ये रहा दोस्तों महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, जिसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, ये दें। और ये बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, शासक और उनकी रानियां कौन कौन सी थी? ठीक है, तो चंद्रगुप्त की रानी दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कुमार देवी थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। और समुद्रगुप्त की दोस्तों, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी और कुमार गुप्त की अनंत देवी थी। तो दोस्तों इस हिसाब से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसने किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित? दोस्तों हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है और हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक मार के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। और ध्यान से समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से अपने शासन का संचालन किया था और इल्तुतमिश ने दिल्ली से किया था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई वो इल्तुतमिश था दोस्तों। ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें भी मिलान करना है, दीवाने बरीद, दीवाने रिसालत, दीवाने इंशा, दीवाने बंदगान। दोस्तों इसमें सबसे आसान सा है दीवाने बंदगान। बंदगान बंदी मतलब दास। ठीक है, तो चौथे का 3 हो जाएगा। तो चौथे का 3 दोस्तों बी और डी में कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान दे लेना है। अब दोस्तों हम लोग बरीद, बरीद का मतलब होता था गुप्तचर विभाग। ठीक है, बरीद का मतलब जासूस होता था दोस्तों। तो ए का 4 हो जाएगा दोस्तों, और इसमें ए का 4 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। हमको कुछ भी थोड़ा सा भी 1-2 चीजें पॉइंट पता हो तो हमको निकाला जा सकता है आंसर, तो ये हो जाएगा। अब दीवाने रिसालत दोस्तों किस में था? दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। जो भी दीवाने रिसालत होता, जो विभाग होता था, वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित क्रियाकलाप देखता था दोस्तों। और दीवाने इंशा, इंशा मतलब इंशा अल्लाह ना कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? दोस्तों कलीम थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कलीम थे। संत हैं, सूफी संत हैं, मिलान करना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
शेख अहमद सरहिंदी, मखदूम जिलानी और शेख बहाउद्दीन जाकरिया दोस्तों, ये ध्यान देना। तो दोस्तों हम लोग शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती से हम लोग रिलेट कर सकते हैं चिश्तिया संप्रदाय, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन दोस्तों इतना आसान मुश्किल है एग्जाम में देना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय के थे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। और जो मखदूम जिलानी थे दोस्तों, मखदूम जिलानी कादरिया के थे और शेख बहाउद्दीन जाकरिया सुहरावर्दी के थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित इसमें रखे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक, ठगों के दमन के लिए कौन संबंधित था दोस्तों, हम लोग पढ़े कर्नल स्लीमैन था, हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं, कर्नल स्लीमैन। क्यों, अब रेगुलेटिंग एक्ट तो पॉलिटी का चैप्टर है, तो हम लोग पॉलिटी के सेशन में इतिहास का कैसे पढ़ लिए, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो जब रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास लगती थी तो पॉलिटी वाले सर कहते थे कि ये हिस्ट्री का मैटर है, और हिस्ट्री वाले सर कहते थे ये पॉलिटी के सर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों दोनों में कंफ्यूजन रहता था, तो पढ़ाते कोई नहीं थे, है कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए जब हमने पॉलिटी की क्लास शुरू की है, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू की है, और उसमें हमने हिस्ट्री का भी पढ़ाया है, उसमें हिस्ट्री के भी जो उसमें संबंधित तथ्य थे उसको भी पढ़ाया है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आता है उससे बाहर नहीं जाएगा। अब अगले देख लेते हैं, भारतीय जागृति का जनक, जाहिर सी बात है राजा राम मोहन राय भारतीय जागृति के जनक है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के जनक इनको कहा जाता है कि नहीं। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची, रॉल्फ फिंच, हमको पता है दोस्तों हॉकिंस और टॉमस रो में पहले हॉकिंस आए थे 608 से 611 ईस्वी के बीच में, उसके टॉमस रो आए थे 1615 से 1619 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद मनुची और रॉल्फ फिंच में, मतलब हॉकिंस का हो जाएगा दूसरा, पहले का हो जाएगा दूसरा, मतलब बी और डी में कोई सही होगा। अब देखिए टॉमस रो का पहला हो जाएगा, अब देखिए इसमें भी पहला मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक केवल पता हो तो हो जाएगा, कुछ में दो, कुछ में तीन पता हो तब होना चाहिए इसका आंसर। अब आपको देखना है मनुची और रॉल्फ फिंच में दोस्तों कौन पहले आया था। तो जो रॉल्फ फिंच था दोस्तों वो अकबर के शासनकाल में, मतलब 1585 से 1586 के बीच में आया था। मतलब अकबर का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, 1556 से 1605 ईस्वी तक था, ठीक, नहीं ध्यान देना। और फिर मनुची आता है शाहजहां के शासनकाल में आता है, और औरंगजेब के शासनकाल तक ये रहता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं दोस्तों, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, कौन इस दल से संबंधित नहीं था दोस्तों। तो इस दल से संबंधित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मिलकर स्वराज दल की स्थापना कब की थी, 1923 में दोस्तों, ठीक है। तो इसके जो नेता थे उसके नेता नहीं थे सी राजगोपालाचारी, नेता नहीं थे दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान देना। और विट्ठल भाई पटेल देखिए इस दल के नेता थे, स्वराज दल के नेता। श्रीनिवास अयंगर थे, चितरंजन दास भी थे, मतलब चितरंजन दास तो संस्थापक सदस्य भी थे। तो ये तीन लोग थे, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई। तो भाई भाई मतलब विट्ठल भाई पटेल इसके समर्थक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्थक नहीं थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल सी राजगोपालाचारी के समर्थन में थे। ये ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो ये स्वराज दल का जो गठन किया गया था ये चुनाव में भाग लेने के लिए किया गया था, ठीक है दोस्तों। और जो इसके समर्थन में थे कि हम लोग सरकार में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाकर जो है हम लोग देश की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। और जो परिवर्तन विरोधी थे, परिवर्तन विरोधी चाहते थे कि ऐसे दल ना बने, हम लोग शासन में हिस्सेदारी ना लें, क्योंकि इनका ये मानना था परिवर्तन विरोधियों का कि यदि हम शासन में हिस्सेदारी लेंगे, अंग्रेजों के साथ काम करेंगे, तो हमारी भी मानसिकता कहीं ना कहीं अंग्रेजों से मिल सकती है और हम अपने देशवासियों के हितों का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों दोनों में इस बात को लेकर तकरार थी और फिर गांधी जी ने इन तकरार को दूर कर दिया था दोस्तों बाद में। आगे देखते हैं दोस्तों, वह प्रांत जहां वर्ष 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई दोस्तों, तो बंगाल में नहीं बनाई दोस्तों। ध्यान देना है, बंगाल इस किनारे हो गया पूर्वी किनारे, पंजाब इस किनारे हो गया दोस्तों, इन दोनों में सरकार नहीं बनाई थी दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई दोस्तों, ये भी पढ़ाए हैं पॉलिटी के क्लास में। तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई दोस्तों। 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन की घोषणा को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 14 दिन बाद 18 जुलाई को उसको पास कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, ये भी बताए थे, बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के अधिनियम में, और बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति 1909 के अधिनियम में दी गई थी दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब मिलान करना है अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में, सभाओं में। अबुल कलाम आजाद दोस्तों, हम लोग देखते हैं अबुल कलाम आजाद 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, 40 से 42 तक रहते हैं दोस्तों। तो ए का 4 हो जाएगा दोस्तों, इस हिसाब से
डी सही हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 में करती हैं कानपुर में अध्यक्षता। दोस्तों महिलाओं से संबंधित बहुत बेहतरीन चीज आपको बताए थे कि कौन कौन महिला जो है अध्यक्षता करती हैं कांग्रेस की। तो दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों, 1925 और 25 में 8 जोड़ देंगे 33 और 25 में 8 जोड़ देंगे 17, 17 8 25, 25 8 33। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट के रूप में प्राप्त होती हैं। उसका द्वितीय महिला, प्रथम भारतीय महिला के रूप में सरोजिनी नायडू। उसके बाद 8 जोड़ देंगे 33 में नेली सेन गुप्ता होती हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना। और 3 बार 8 जोड़ेंगे तो 8 तारीख तीसरा महीना 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। महात्मा गांधी बेलगांव 1924 में अध्यक्षता करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांव में की गई थी। तो बेलगांव नहीं था, वो फैजपुर था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये नहीं कि बेलगांव में गांव लगा है तो बेलगांव मार दिए, गलत हो जाएगा। फैजपुर जवाहरलाल नेहरू वाला होगा। और वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन, ये तो जग जाहिर है दोस्तों, है कि नहीं, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं, 20 बार इसका रिवीजन कर लिए होंगे अभी तक। अगर आप लोग हमारी पहली क्लास से देख रहे होंगे तो 20 बार याद हो गया होगा, मतलब 20 बार आ गया होगा और याद हो ही गया होगा। जब आप लोग हमारे साथ पूरा जीएस पढ़ डालेंगे ना, जीएस का एक एक चीज आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों, ठीक है। पढ़ाते ही ऐसा, यही तरीका होता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कराने का दोस्तों, ठीक। अगला देखते हैं, लंदन में संपन्न हुए गोल मेज में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व दोस्तों केटी पाल ने किया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वेतन और भत्ते दोस्तों राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनका पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जिक्र कहां मिलता है, अनुच्छेद 112 में। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अंश बच्चों के शोषण से विरुद्ध, जैसे बच्चों का शोषण आया, बच्चे मतलब 14 साल के बच्चे, 14 से कम तो 24-14, ठीक, ये बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 ना मार दीजिएगा, ऑप्शन में 17 भी मिलेगा, वो भी ना मार दीजिएगा, ठीक। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो पहला जहां नहीं होगा गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। जहां से प्रत्याशी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत होगा। 2003 में नियम बना था कि पूरे भारत देश में किसी भी क्षेत्र का वो मतदाता हो राज्यसभा में निर्वाचित या प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हो सकता है दोस्तों, ये ध्यान देना है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले 2003 से पहले क्या होता था, जिस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होगा उसी राज्य का प्रत्याशी वो राज्यसभा का नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब पूरे भारत देश में कहीं भी हो, पूरे भारत देश के किसी भी राज्यसभा सीट से उसका चुनाव हो सकता है। ये गलत हो जाएगा, तो 2 जहां जहां होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 1 और 3। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ठीक है। तो वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो दोस्तों संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 के केशवानंद भारती किया गया था 1973 में दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो और मेनका गांधी केस 1978 में आया था। जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार समाहित था, जिसमें विदेश यात्रा का भी अधिकार था, है कि नहीं, ये ध्यान देना है। हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटी क्लास में, पॉलिटी विद क्वालिटी में, है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट कार्यवाही को लंबित होने की दशा में जारी किया जाता है, तो लंबित कार्यवाही की दिशा में प्रतिषेध जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा पॉलिटी में। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया था, तो पंजाब के पेप्सू में लगाया गया था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया, दोस्तों 1989 में किया गया था दोस्तों। पहले ये 21 वर्ष था, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग की सदस्यता संख्या भी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले 21 वर्ष था, फिर 18 वर्ष हो गए, मतलब मतदाता बढ़ जाएंगे तो निर्वाचन आयोग का काम धाम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए पहले एक सदस्य होते थे, फिर इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। अब आगे पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत देगी। पहले दोस्तों इसको एक चीज कंफर्म कर दे, पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। पंचायती राज संस्था 11वीं अनुसूची, और उसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत आ जाता है, नगर पालिका, और नगर पालिकाओं में इसी 2 और 9 का गुणा कर देंगे, 18 विषय आ जाते हैं, बताए थे। तो इसमें इस अनुच्छेद के तहत कार्यों की सूची, तो कार्य और संचालन अनुच्छेद जी में है, ठीक है, 243 जी है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग जो था उसका गठन और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बीजी खेर उसके अध्यक्ष थे। गठन 1955 में हुआ था, ये ध्यान देना है। किस संविधान संशोधन के तहत नेशनल कैपिटल क्षेत्र दिल्ली को बनाया गया दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट 69th बनाया गया था दोस्तों। 69th संविधान संशोधन में दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया और 70वां जो 70 संविधान संशोधन था उसके तहत उसको मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई थी, ये ध्यान देना है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है दोस्तों? 2 घंटे का अंतराल होता है दोस्तों। ये रहा दोस्तों गुजरात का हमारा गौर माता क्षेत्र और ये रहा अरुणाचल प्रदेश का किबुतु क्षेत्र दोस्तों। ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है और ये 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। यहां पर जो देशांतर का अंतर आ जाता है 30 देशांतर का अंतर आ जाता है और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है तो 120 मिनट आ जाता है दोस्तों, ठीक है। 120 मिनट दोस्तों 2 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो 2 घंटे का समय। और ये भी ध्यान देना है कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों। ये जितना बता रहे हैं सब याद होना चाहिए, ठीक है। हमको भी याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। और जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट है और अंडमान निकोबार में मतलब निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट मतलब 2 डिग्री का अंतर है। इसको आप 8.4 याद करिए और इसको आप 6.4 याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। और ऊपर 37.6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। मतलब जो उत्तर और दक्षिण का विस्तार है ये पूरब और पश्चिम के विस्तार से अधिक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, ठीक। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है और इनको उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर इनको क्रम में सजाना है। तो जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। उत्तर से दक्षिण हमको याद है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है दोस्तों। तो काराकोरम सबसे ऊपर है तो मतलब अब इसमें दक्षिण से उत्तर मिलाना है तो काराकोरम सबसे ऊपर है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, धौलाधर। तो ये हो जाएगा मतलब अगर उत्तर से दक्षिण मिलाएंगे हमको और पूछा क्या है दक्षिण से उत्तर तो धौलाधर ही है 2, ठीक। तो 4 3 1 2 तो 2 1 3 4 जहां पर होगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। ये काराकोरम हो गया दोस्तों, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर, ये पीर पंजाल और यहां धौलाधर है ऐसे दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक। ये हो गया आप लोगों का, पूरा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। अब अगला देख लेते हैं। हिमनद विचार करना है नदी तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये देखना है। बंदरपुछ यमुना है, ये सही सुमेलित है दोस्तों। एक सही सुमेलित है, एक जहां नहीं है वो काट दीजिए, ठीक। 12 शिगरी चिनाब दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन है कि नहीं, इसको थोड़ा सा रोकते हैं अभी। मिलाम, मिलाम ग्लेशियर मंदाकिनी, ये भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है कि नहीं। सियाचिन नुब्रा, सियाचिन नुब्रा दोस्तों सही है, चौथा सही है, हम लोग पढ़े भी होंगे, ठीक। तो चौथा भी सही है। तो 4 जहां जहां है ये ऊपर दोनों में 4 मिल गया। जेमू मानस दोस्तों हम लोग देखते हैं जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है तो ये गलत हो जाएगा। तो 5वां नहीं होगा, 5वां है भी नहीं, 5वें का कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब हमको ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर ध्यान देना जो 12 शिगरी जो है वहां से चिनाब नदी निकलती है। तो दोस्तों 1 2 4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये रहा दोस्तों यमुनोत्री, यमुनोत्री में यहां पर बंदरपुछ ग्लेशियर है, ठीक है। तो बंदरपुछ ग्लेशियर से ये यमुना नदी निकलती है दोस्तों। इसका क्रम आपको ये याद होना चाहिए, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जरूर याद होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो चीजें हैं ये हम आपको आगे की क्लासों में जब मिलेगा तब बताएंगे। और ये जो 12 शिगरी है, 12 शिगरी से दोस्तों 12 शिगरी ग्लेशियर से ये चिनाब नदी निकलती है। जो मिलाम ग्लेशियर है यहां से दोस्तों गोरी गंगा निकलती है, ये ध्यान देना है। मिलाम ग्लेशियर से गोरी गंगा निकलती है, ठीक है, काली गंगा नहीं, गोरी गंगा। हम लोगों का आ जाता है शक्सगाम वैली, ये है मतलब सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर शक्सगाम वैली है, बगल में अक्साई चीन है। ये शक्सगाम वैली से नुब्रा नदी निकल रही है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों ये देखिए तिस्ता नदी ये है, ये सिक्किम है दोस्तों, यहीं पर ऐसे है जेमू ग्लेशियर दोस्तों, ठीक। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है और वहीं से तिस्ता नदी दोस्तों निकलती है, ये पूरा ध्यान देना है, ठीक। अब देख लेते हैं आगे। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों में संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आंसर कर पाएंगे। अब जयपुर महाराष्ट्र मार के चल देंगे क्योंकि सही आपको समझ में आएगा। तो जयपुर महाराष्ट्र सही सुमेलित है लेकिन गलत पूछा है। मीठी बिरदी गुजरात में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोवड़ा आंध्र प्रदेश में ये भी पढ़ चुके हैं। हरिपुर दोस्तों गलत है, हरिपुर ही इसका ऑप्शन
सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो गलत पूछा है, तो गलत, हरिपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ये ध्यान देना है। और वेम्बनाड झील दोस्तों कहाँ है, सॉरी वेम्बनाड झील दोस्तों केरल में है। अब आगे देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा, पता ही होगा जलोढ़ मृदा है दोस्तों, ठीक। तो मिलान करना है उष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वृक्ष, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी, तो इन क्षेत्रों में देखिए सबसे ज्यादा वर्षा कहां हो रही, साइलेंट वैली में हो रही। तो पहले का 4 हो जाएगा, ये लो पहले का 4, पहला ही ऑप्शन मिल गया। और शंकुधारी वृक्ष कहां होगा, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगा, ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा, है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कच्छ वनस्पति दोस्तों कहां मिलेगा, कच्छ वनस्पति जहां पर मिट्टी सुंदरबन टाइप के डेल्टा हो, है कि नहीं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, समुद्र के किनारे हो जाएगा, ठीक, कच्छ वनस्पति हो जाएगा। और पतझड़ वन दोस्तों राजस्थान में कम वर्षा होती है, तो पतझड़ वन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, गेहूं की अच्छी खेती, गेहूं दोस्तों रवि की फसल है, के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। तो गेहूं दोस्तों सर्दी में बोई जाती है, यही सीजन है गेहूं बोने का। तो इस समय तापमान कैसा है और वर्षा कैसी होती है। इस समय दोस्तों उच्च तापमान तो होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न तापमान होता है और निम्न वर्षा होती है, ठीक, उच्च तापमान होगा नहीं, ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस समय निम्न तापमान, अगर निम्न और मध्यम ताप करें तो निम्न तापमान भी इस समय नहीं होता है। इस समय मतलब ये जो गेहूं बोई जाती है दोस्तों, ये 9 अक्टूबर के लास्ट, नवंबर में बोई जाती है, ठीक, नवंबर मान लेते हैं। तो नवंबर में निम्न तापमान नहीं होता, निम्न तापमान तो दिसंबर और जनवरी में होता है। तो निम्न तापमान नहीं होता, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा होती है, ठंडियों में मध्यम वर्षा ही होती है, ठीक। ये देख लेते हैं, वरुणा दोस्तों किसकी है, वरुणा सरसों की है, ठीक। कालाहांडी, जावर, कोलार, मोसाबानी खनन क्षेत्र है, खनिज संपदा ये है। मतलब कालाहांडी से क्या पाया जाता है। अब दोस्तों कालाहांडी कहाँ है, उड़ीसा में है दोस्तों। उड़ीसा में दोस्तों हम लोग ज्यादातर देखते हैं बॉक्साइट, मैग्नीज ये सब मिलते हैं, ठीक। तो कालाहांडी से बॉक्साइट हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा, मतलब इन दोनों में कोई सही है। अब जावर हमको पता है राजस्थान में, मान लीजिए जावर नहीं पता, लेकिन कोलार तो सुना होगा ना, कोलार से सोना की खान है, तो सी का 1 हो जाएगा दोस्तों, सी का 1 यही में ही, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन इसको याद करना है आप लोगों को, जावर में जावर जस्ता और सीसा मिलता है दोस्तों, मोसाबानी से तांबा मिलता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दोस्तों कहाँ है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ये रहा दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, ये रहा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दोस्तों, ठीक है, ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। और दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है, इसमें 2 देश हैं, लेसोथो और स्वाजीलैंड दोस्तों, ये भी ध्यान देना है। और ये ड्रेकेंसबर्ग दोस्तों पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी और देश मिलान है, माउंट रेनियर, एटना, पैराकुटिन, ताल। अब देख लें, एटना इटली हम लोग याद कर चुके हैं, एटना कहाँ है दोस्तों, इटली में है, तो दूसरे का 1 हो जाएगा, मतलब बी और सी में कोई सही होना चाहिए, ठीक। अब माउंट रेनियर दोस्तों यूएसए में है, ठीक है, तो माउंट रेनियर चौथा, पहले का 4 हो जाएगा, तो दोस्तों इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। एटना इटली हो गया, पैराकुटिन दोस्तों कहाँ है, मैक्सिको में है, और ताल फिलीपींस में है दोस्तों, ठीक है। माउंट रेनियर दोस्तों देखिए यूएसए में है, वॉशिंगटन में है माउंट रेनियर, ठीक। उसके बाद अगला आ जाता है दोस्तों, हम लोग पढ़े इटली में माउंट एटना, एटना इटली सिसिली द्वीप पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कभी कभी द्वीप भी पूछ लेता है। तो एटना जो है इटली में है, लेकिन एटना इटली के सिसिली द्वीप पर, यह ध्यान देना। और यहीं पर हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, यहां पर स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब मैक्सिको में कौन सा था, ये पैराकुटिन है दोस्तों, पैराकुटिन नामक ज्वालामुखी मैक्सिको में है। और फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में दोस्तों कौन सा है, माउंट ताल है दोस्तों, ताल ज्वालामुखी है, ठीक है, आप लोगों को ये सब ध्यान देना है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, देश और उनकी राजधानी। केन्या की राजधानी दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नैरोबी होगा, तो पहले का 3 मतलब बी और सी में कोई सही होगा। उसके बाद दोस्तों घाना की हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, अक्रा हो जाएगा। तो दोस्तों सी का 2 है कहीं, तो सी का 2 में है, और बी और सी में बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और नामीबिया की क्या है दोस्तों, नामीबिया की हम लोग देखें विंडहॉक है, और जाम्बिया की दोस्तों लुसाका है, ठीक है, ये ध्यान दे लेंगे। सबसे गर्म जलधारा दोस्तों कौन सी, सबसे गर्म जलधारा दोस्तों इसमें कौन सी है, कनारी की धारा, ठंडी धारा जो मोरक्को के पास में चलती है, ब्राजील, फॉकलैंड और लेब्राडोर। फॉकलैंड और लेब्राडोर की धारा भी दोस्तों ठंडी जलधारा, और ब्राजील की धारा दोस्तों गर्म जलधारा है, ठीक है दोस्तों। इसको पिछली क्लास में बहुत आसान तरीके से बताए थे याद करने के लिए, इसकी एक ट्रिक भी है, केवल हमको ठंडी जलधाराओं के नाम याद रखने बस, और कुछ नहीं, गर्म जलधाराएं अपने आप याद हो जाएंगी। ठंडी जलधाराओं के नाम याद रखना है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम से हमबोल्ट हो गया, बोले ले से हो गया लेब्राडोर, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से वेंगुला की धारा, क्यों से क्यूराइल की धारा, और एफ से हो गया फॉकलैंड की धारा।
ए से हो गया ओखोटस की धारा और के से हो गया कनारी की धारा। तो दोस्तों ये है, हम लोगों को याद रखना है, आप लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ठंडी जलधारा याद कर लेंगे, गर्म शेष बची जलधाराएं गर्म जलधाराएं हो जाएंगी, ठीक, ये ध्यान देना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वृहद झीलें हैं, पूरब से पश्चिम मिलाना है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम मिलाना है। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में भी आपको मैप में बताया था, पश्चिम से जो क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, तो सबसे लास्ट में ओंटेरियो आएगा दोस्तों, ठीक। दोस्तों ये देख लेते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, तो सबसे लास्ट में कौन सा आया, मतलब पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तो ओंटेरियो, लेक, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर दोस्तों, ठीक है। इसका दोस्तों बहुत आसान सा एक तरीका है, एक ट्रिक है याद करने की, बहुत आसान है, होम्स याद करिए दोस्तों, HOMES, होम्स। होम्स से ह्यूरॉन हो जाएगा, ओ से ओंटेरियो हो जाएगा, एम से मिशिगन हो जाएगा, ई से इरी हो जाएगा और एस से दोस्तों सुपीरियर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है और बाकी क्रम तो आपको मैप से याद रखना है। बाकी अगर 5 झीलों के नाम याद रखने तो होम्स नामक ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले सुपीरियर, मतलब पश्चिम से पूरब पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, सी ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम से पूरब पूछा है, ठीक, क्योंकि पूरब से पश्चिम पूछा है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अगला आ जाता है दोस्तों, मिलान करना है, विली विली दोस्तों, विली विली ऑस्ट्रेलिया की है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, मतलब बी और डी में कोई सही होगा। हरिकेन दोस्तों, हरिकेन यूएसए में, ये सब चक्रवातों के नाम है, ठीक है, हरिकेन यूएसए में आता है, तो दूसरे का एक, तो दोनों में भी दूसरे का एक है। अब देख लेते हैं टाइफून, टाइफून दोस्तों कहां है, टाइफून चीन में आता है दोस्तों, तो सी का 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, बॉगियो फिलीपींस में कहलाता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान। कौन सा देश तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम है, तो चीन है दोस्तों, ठीक, ये देख लेंगे। नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, ठीक, ये देखना, कोलोरेडो, दामोदर, नील, जाम्बेंजी। तो दोस्तों दामोदर का हम लोगों को पता है, दामोदर का पंचेत हिल्स है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, मतलब सॉरी दूसरे का तीसरा हो जाएगा। और नील नदी पर दोस्तों आसवान बांध बना है, तो सी का दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों अगर इतना ही पता है तो 3 1 से मिलाते हैं दोस्तों, ठीक, 3 मतलब बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और कोलोरेडो पर हुबर बांध बना हुआ है और जाम्बेजी पर करीबा बांध बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में किन स्तरों की प्रमुख भूमिका होती है, तो रेडियो तरंगों के लिए आयन मंडल की, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए सुमेलित नहीं दोस्तों, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन और ऐसे ही पूछा गया था एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, ये दोस्तों। अब देखिए एक लोगों ने कमेंट करके बोला था कि प्रीवियस ईयर कब कराएंगे, दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी समाहित हैं दोस्तों, हम लोग जो है पूरी उसी की प्रीवियस ईयर की आगे आने वाले हैं, इसको पहले अभी हम लोग अभ्यास करा दें आप लोगों का, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें। और दोस्तों आने वाले समय में अभी हम लोग जो विभिन्न कोचिंगों की टेस्ट सीरीज जैसे ध्येय की है, जीएस वर्ल्ड की है, इन सब की कोचिंग की भी हम टेस्ट सीरीज आपको करा देंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो दोस्तों स्वप्रतिरक्षित रोग, अनुवांशिक रोग, इसको मिलान करना है, पामा रोग, मानसिक रोग, सुमेलित नहीं दोस्तों, 6 रोग, 6 रोग टीबी होता है, एक रोग तो हम लोगों को पता है, 6 रोग टीबी, और टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है कि नहीं, तो लेकिन ये अनुवांशिक रोग नहीं, ये संक्रामक रोग है, तो यही गलत हो गया, एक पता हो तो भी आंसर आ गया दोस्तों। बाकी हम लोगों को याद रखना है, तो प्रतीक्षित रोग संधिवात या संधि शोध होता है, पामा रोग चिंचड़ी कहलाता है, मानसिक रोग मनोविदिलता होती है, ठीक। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक, ये हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, बहुत है। अब 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को दोस्तों सिनेप्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है, जैसे ये पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब न्यूरॉन में जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं दोस्तों, डेंड्राइट्स होता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। डेंड्राइट्स क्या करता है दोस्तों, ये डेंड्राइट्स है, और जो भी सिग्नल्स को रिसीविंग का कार्य करता है वो डेंड्राइट्स करता है, ठीक। और न्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये तो पता ही होगा, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा। डेंड्राइट्स क्या करता है, जो सूचनाएं होती हैं उसको, सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करता है। एक्सॉन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, पूरे तंत्रिका तंत्र का मध्य वाला हिस्सा है, न्यूरॉन का मध्य का हिस्सा क्या कहलाता है, एक्सॉन, और उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युत आवेग इसमें संचरित होता है दोस्तों, ये ध्यान देना है। और एक्सॉन टर्मिनल और माइलिन शीथ ये सब तो ठीक है। और सिनप्स क्या कह लें, दो जैसे मान लीजिए यहां से कोई जो है मान लीजिए दूसरी न्यूरॉन शुरू होगी, तो बीच के गैप को, बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनप्स कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है।
कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों? पादप हार्मोन ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, एड्रेनालिन नहीं है। एड्रेनालिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स क्या होता है? ये वृद्धि हार्मोन होता है दोस्तों, ये पत्तियों के विगलन को रोकता है और ये शीर्ष वृद्धि को प्रेरित करता है, मतलब उनकी जो एपिकल वृद्धि होती है उसको दिखता है, ठीक है। जिब्रेलिन्स क्या करता है दोस्तों? यह पौधों को लंबा करता है, पुष्पन को तीव्र करता है और काष्ठी पौधों में कैम्ब्रियम की सक्रियता को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब कोशिका होती है, साइटोकाइनिन मतलब कोशिका विभाजन में काम आता है ये साइटोकाइनिन, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। प्रोटीन का निर्माण भी करता है, कोशिका विभाजन में काम आता है, ठीक। एप्सिसिक, सिसिक सुसुप्ता, सिसिक सुसुप्ता, लेकिन मतलब हिसिंग साउंड आ रहा है, याद हो जाएगा आसानी से, मतलब ये सुषुप्ता का परिचायक है, ठीक है। वृद्धि रोधक हार्मोन है, सुषुप्ता अवस्था में बने रहते हैं, इसके प्रभाव से पत्तियां सुषुप्ता अवस्था में बनी रहती हैं। और एथिलीन फलों को पकाता है कि नहीं? मादा पुष्पन को बढ़ाता है, यह गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है गैसीय रूप में पाए जाने वाला कौन सा हार्मोन है, तो एथिलीन है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। देखते हैं कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, शुक्र वाहिनी, तो दोस्तों पुरुष मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा का, ठीक। कार्बन नैनोट्यूब में किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलरेंस होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? नाइट्रेट के कारण दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं। और पारा मिनीमाता रोग होता है पारा से, ठीक है, ये ध्यान देना। गॉड पार्टिकल्स दोस्तों हिग्स बोसान कहलाता है, ठीक। फैराडे स्थिरांक में दोस्तों सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है, फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन के जाना जाता है, ठीक। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, पदार्थ और क्या उसका उपयोग है दोस्तों। एस्पाल्टम होता है, मधुरक होता है, जो डायबिटीज लोगों को दिया जाता है, तो कृत्रिम मधुरक होता है, इसमें स्वीटनेस नहीं होती, तो पहले का तीसरा हो जाएगा दोस्तों, बी और डी में कोई सही होगा। और फ्रियान दोस्तों प्रशीतक है, जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में यूज किया जाता है, तो फ्रियान प्रशीतक हो जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और नियोप्रिन दोस्तों संश्लेषित रबर है, ये ध्यान देना है। और बेनाड्रिल दोस्तों प्रतिहिस्टामिन है, ये भी ध्यान देना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कुछ, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? अस्थिमज्जा का निर्माण होता है, ठीक, ये ध्यान देना है। और किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है? आर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहा जाता है। और D3 जो होता है ये भी कैल्सिफेरॉल होता है, मतलब विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है, लेकिन एक आर्गो कैल्सिफेरॉल होता है जो विटामिन D2 होता है, और कोली कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 कहलाता है दोस्तों। और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल दोस्तों किससे संबंधित है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल दोस्तों जैव सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते हैं कार्टाजोना प्रोटोकॉल आता है ओजोन क्षरण से संबंधित प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है जो 16 सितंबर 1987 को आता है, और 16 सितंबर को इसी उपलक्ष्य में ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 में, इसको रियो +5 भी कहा जाता है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, ठीक है, प्रथम मतलब पृथ्वी सम्मेलन भी उसको कहा जाता है, उसको एजेंडा 21 भी कहा जाता है, ये ध्यान देना है। और इसके 5 साल बाद 1992 +5 मतलब रियो +5 मतलब एजेंडा 21 +5 बराबर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है, और इस पर हस्ताक्षर करते हैं दोस्त सारे देश लोग 2005 में, मतलब 2005 में ये लागू होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ध्यान देना है आप लोगों को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। वायुमंडल में ओजोन परत संबंधित है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब हम लोग गाड़ी पूर्ण दहन रहती है, जब गाड़ी चलती रहती है तो उसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसीलिए जब गाड़ी कहीं क्रॉसिंग पर खड़ी होती है तो गाड़ी को बंद करके खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी खड़ी है और गाड़ी खड़ी है और गाड़ी स्टार्ट है तो दोस्तों उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक, ये ध्यान देना है। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन दोनों निकलती है, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलती है। राजीव गांधी नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में। जो कर्नाटक का जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है उसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक। घड़ियाल किस नदी में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो घड़ियाल दोस्तों गंगा में पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? दरलाल बहुगुणा माने जाते हैं, और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान देना है।
प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बनाई गई है। ठीक, पेरियार गेम अभ्यारण्य दोस्तों बाघों के लिए नहीं, हाथियों के लिए होगा। ठीक, जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभ्यारण्य हो गया। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है दोस्तों? जल विद्युत है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु प्रदूषित करती है। लेड दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना, लेड निकलता ही निकलता है। ठीक है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक, अजैविक प्रदूषक कौन सा है? बैक्टीरिया जैविक है, शैवाल विषाणु आर्सेनिक है दोस्तों, अजैविक। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब दोस्तों देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पदार्थों में संभावित कौन कौन से रसायन होते हैं? लिपस्टिक में दोस्तों सीसा होता है, बहुत ध्यान से, लड़कियां लिपस्टिक जो लगाती हैं बहुत ध्यान से, लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है। और लड़के लोग भी ध्यान रखें कि लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है, और सीसा क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को दुष्प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और शीतल पेय में ब्रोमिनीत वनस्पति तेल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, तीनों सही। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कि भारतीय व्यक्ति को एक दिन में 2.5 से 5 ग्राम तक के नमक का यूज किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा नमक का यूज यदि भारतीय व्यक्ति करता है तो उसको तमाम शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन भारतीय व्यक्ति क्या करता है? एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक का कंज्यूम करता है। कैसे दोस्तों? हम लोग चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें, मोमोज, ये सारी चीजें खाते हैं जिसमें सोडियम की मात्रा मिलाई जाती है दोस्तों। और उसमें सोडियम की मात्रा जो मिलाई जाती है उसमें 1 ग्राम सोडियम बराबर 2.5 ग्राम नमक के बराबर हो। इसीलिए दोस्तों हमको चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, चाउमीन, ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए दोस्तों। कभी कभार महीना, 6 महीना, साल भर में 1-2 बार चल सकता है, ये नहीं कि रेगुलर बेस पे हम लोग ये सब चीजें खाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है दोस्तों। तो यही सुमेलित नहीं है और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, एपिको आंदोलन पी हेगड़े सही है, चिपको आंदोलन बहुगुणा सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सही है, और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे नहीं दोस्तों, शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है इसके लिए। तो क्या दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस पीएम केयर्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पीएम केयर्स फंड की स्थापना चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी, सही बात है। पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग एक फंड, ये भी सही बात है दोस्तों। ठीक है, इस फंड में किया गया अंशदान भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये भी सही बात है, संचित निधि का हिस्सा नहीं है दोस्तों। और गलत कथन पूछा है, भारत सरकार के वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, गलत है, प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब दोस्तों ई रूपी के बारे में हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे, ये ध्यान देना है कि ई रूपी भुगतान वाउचर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये भी संबंधित है, वित्तीय सेवा विभाग ये भी संबंधित है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये भी संबंधित है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये भी संबंधित है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ई रूपीज के बारे में आप लोग पिछली क्लास में जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया गया है, और इन सब चीजों का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है दोस्तों, किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया दोस्तों? तेलंगाना के द्वारा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पूंजी का उदाहरण? स्थायी पूंजी का मतलब तो 3 और 4 जहां हो दोस्तों हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, और कंप्यूटर, ट्रैक्टर और कच्चा माल। कच्चा माल नहीं होगा दोस्तों, कच्चा माल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कच्चा माल जो होता है उसको हम लोग तुरंत उसको मैन्युफैक्चर करके, उसको प्रसंस्कृत करके, उसको नए मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो कच्चा माल नहीं होगा, कंप्यूटर और ट्रैक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रचंड बेरोजगारी आमतौर पर अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है दोस्तों। प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है। सीमांत उत्पादकता शून्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि आवश्यकता से अधिक लोग वहां पर श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं परंतु उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब 5 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं और 3 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो ये 2 लोगों की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य ही है, यही होता है दोस्तों। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पहली बार निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए अलग अलग कीमत निधि अपनाई गई है, असत्य बताना है दोस्तों। बफर स्टॉक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडारण किया जाता है दोस्तों। जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो हम लोग कोटा वोटा पे देखते हैं, जो धन मिलता है, जो अनाज मिलता है, गेहूं, चावल, मोटा अनाज 5 किलो और पूरे परिवार को 25 किलो 35 किलो मिलता है जो अनाज, वो बफर स्टॉक के रूप में दोस्तों
कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा नहीं रखा जाता है, वो एफसीआई के द्वारा रखा जाता है दोस्तों, और एफसीआई के द्वारा रखा जाता है, फिर वहां से वितरण होता है, तो असत्य केवल बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब एमएसपी क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान देना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा किसानों को फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और अनाज के मूल्यों में तीव्र गिरावट के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है। सही स्टेटमेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को मजबूरन सस्ते मूल्य पर फसल बिक्री करने से बचाना होता है। बिल्कुल सही बात है। और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग करता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और एक और दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों। जो एमएसपी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, इसका निर्धारण करती है सीएसीपी दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग करती है। और दोस्तों गन्ने पर जो एमएसपी होती है, गन्ने पर एमएसपी नहीं दी जाती, गन्ने पर एफआरपी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 81वीं सी मनाई गई। ठीक है दोस्तों, एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कब करता है? जब उसको निर्यात बढ़ाना होता है दोस्तों। ठीक है, तो व्यापार शेष को सुधारने के लिए, जब हम निर्यात करेंगे तो हमारा व्यापार शेष सुधरेगा ही सुधरेगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, और काला धन रोकने के लिए नहीं, अभी जो विमुद्रीकरण हुआ था, वो जो नरेंद्र मोदी ने किया था, वो विमुद्रीकरण था दोस्तों, 2016 में किया था। ठीक, आरबीआई ने रेपो रेट को 25.25% की बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 6.50%। ठीक, देखते हैं 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर थी और 382 पूरे भारत की थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही है? प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़ है। प्रदेश में सही स्टेटमेंट मतलब, प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यही स्टेटमेंट सही है दोस्तों। प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? लखनऊ जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश से 11 जिले साझा होते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कंफ्यूज मत होइएगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल महाराष्ट्र से बड़ा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग का पृथक रूप से गठन किस वर्ष किया गया? 1944 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम ललितपुर में। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य के संपूर्ण वन क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, देश का सबसे लंबा रेलवे यार्ड उत्तर प्रदेश में कहां है? रेलवे यार्ड सबसे बड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में है दोस्तों। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का नहीं है, अब बदल गया, कर्नाटक का हुब्बल जंक्शन हो गया दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, हुब्बल जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 किलोमीटर है और गोरखपुर की 1 किलोमीटर या 1.1 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सहारनपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं खलीफा मोहम्मद जमा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना। कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है, अभिनय ज्योति वाराणसी में है, साधना नाट्य केंद्र गाजियाबाद में है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में, ये सही। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए उनके मुख्यालय को सुमेलित करना है। मुख्यालय, अंबेडकर नगर का मुख्यालय दोस्तों अकबरपुर हो जाएगा। तो चौथे का 3 देखिए दोस्तों, यही एक स्टेटमेंट मिल गया, सही हो जाएगा। ठीक, डी भदोही का ज्ञानपुर हो जाएगा। कुशीनगर का दोस्तों पडरौना, कुशीनगर हम लोग देखते हैं पडरौना डिपो जाती है कि नहीं? देखा होगा आप लोगों ने। सिद्धार्थ नगर का दोस्तों क्या हो जाएगा? नौगढ़ हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ और अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो गया दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? गाजियाबाद था, जिला गाजियाबाद था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब अगला है सूची मिलान करना है। सहारनपुर, कौशाम्बी, अब देखिए नैमिषारण्य आ गया, तो नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर, मतलब चौथे का दूसरा हो जाएगा। ये देखिए, एक ही पता हो तो भी मार दिया जाएगा आंसर, है कि नहीं? अब देखिए बागपत, बा से बाघ, टाइगर्स की भूमि हो गया, सी है कि नहीं? सी का चौथा हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? अब सहारनपुर का क्या हो जाएगा? सहारनपुर नक्काशी के लिए फेमस है दोस्तों। कौशाम्बी दोस्तों आग नगरी कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लेते हैं। फिक्की के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? शैलेश पाठक हैं इसके। ठीक है दोस्तों, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फरीदाबाद में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं?
तो BVR सुब्रमण्यम नियुक्त हुए। ठीक है। इसरो ने हाल ही में विद्युत चुंबकीय व्यवधान और योग्यता संबंधी सफल परीक्षण चंद्रयान-3 के माध्यम से किया। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित HD 3385 गेहूं की फसल है। ठीक है। देखो दोस्तों, गेहूं की किस्म है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां आयोजित किया गया? इंदौर में आयोजित किया गया। ठीक है। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द कश्मीर फाइल्स को मिला। ध्यान देना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला? कोल्लम, केरल में है। ठीक है। कौन सा हाल ही में नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। इनमें से किस देश से संबंधित आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती है? अमेरिका की हैं गैब्रियल। ठीक है दोस्तों। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? जापान को प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है जिसके पास किसी देश का अगर पासपोर्ट होता है वो कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है दोस्तों? 7% है अनुमान। ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कौन से शेयर वितरण उपलब्ध कराएगा दोस्तों? 2.40 लाख करोड़ इतना। ठीक है। केंद्रीय आम बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद राजकोषीय उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया? तो 5.9% दोस्तों अनुमान लगाया गया। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हैं। अब दोस्तों अगले 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग के हैं दोस्तों। अगर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे तो हम इसको करा सकते हैं दोस्तों। बाकी इन सभी के आंसर हमने मैथ रीजनिंग सबके आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।